चलिए बेटा, आज हम लोग लेंस के द्वारा रेखीय आवर्धन पर बात करेंगे। लेंस के द्वारा रेखीय आवर्धन, इस पर हम लोग बात करेंगे। उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन की बात करेंगे, अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन की बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है लेंस के लिए भी, दर्पण के लिए भी, कि रेखीय आवर्धन है क्या। अगर रेखीय आवर्धन की परिभाषा आती है तो चाहे उत्तल लेंस के लिए हो, अवतल लेंस के लिए हो, दर्पण के लिए हो, परिभाषा सबकी एक है। समझ में आया? तो रेखीय आवर्धन मैंने शायद गोलीय दर्पण जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया होगा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये मैंने बताया था गोलीय दर्पण जब आपको पढ़ाया था। प्रतिबिंब की जैसे वस्तु रखोगे और वस्तु के द्वारा वस्तु जब आप रखोगे तो दर्पण के द्वारा या लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना? ये दर्पण में भी यही लिखोगे, लेंस में भी यही लिखोगे, लेकिन आगे की जो इसका सूत्र है उसमें थोड़ा सा अंतर है, कुछ चीज़ों में और अंतर है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना? तो रेखीय आवर्धन की बात हम करते हैं। रेखीय आवर्धन अंग्रेजी में इसे कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन ये कहते हैं। क्लियर? और हिंदी में रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एम से। और रेखीय आवर्धन की परिभाषा याद रखिए, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, पहली बात। ठीक है ना? अब आप प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से मान लो, वस्तु की लंबाई को एच से मान लो। हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? या प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई को चलिए मैंने आई मान लिया, और वस्तु की लंबाई को मैंने ओ मान लिया। वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, ओ मान लिया। देन मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू आई अपान ओ। ठीक है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है ना? इसी को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है? चाहो तो इधर लिख दो आई, ऐसे लिख दीजिए। यहाँ तो लिखा है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आपको मैं बता दूं, रेखीय आवर्धन को अगर जीवन में समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कितनी बड़ी वस्तु है तो कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना? कितनी बड़ी वस्तु है, वस्तु की लंबाई क्या है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, इसी को आप रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है ना? कितनी बड़ी वस्तु है तो कितनी बड़ी। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आइए, एम बराबर आई बाई ओ। आपने एक चीज़ आपको मैंने जब बताया है लेंस से प्रतिबिंब के बनने में, तो आपको मैंने ये बताया है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। वस्तु अनंत पर है, वस्तु 2f के पीछे है, वस्तु 2f पर है, 2f के बीच में है, f पर है, f या लेंस के बीच में है। तो इन 6 दशाओं में प्रतिबिंब की लंबाई बदलती जाती है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई किस पर डिपेंड करती है?
वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति के आधार पर भी मैग्नीफिकेशन या आवर्धन को निकाला जाता है। उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला होगा m बराबर v/u। v का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब की स्थिति, और u क्या हो गया? वस्तु की स्थिति। इन सब का डेरिवेशन भी किया जा सकता है। डेरिवेशन चूँकि आपके कोर्स में नहीं है, हाई स्कूल के कोर्स में नहीं है, पहले कभी था, इसलिए हम नहीं उसको ले रहे हैं। जितना आपके कोर्स में उसी पर चलेंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और प्रतिबिंब की लंबाई किस पर निर्भर करती है? वस्तु की स्थिति पर। तो वस्तु की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, इसके आधार पर भी हम रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। और तब ये हो जाएगा m बराबर v/u। बात क्लियर है? अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करिए पीछे, जब मैंने गोलीय दर्पण से रेखीय आवर्धन बताया था तो वहाँ पर भी ये बताया था, ये तो m बराबर i/, वो वहाँ पर भी मैंने बताया था प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और वहाँ पर भी मैंने ये बताया था कि रेखीय आवर्धन या प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। और इस तरह से वहाँ पर भी मैंने ये फार्मूला m बराबर v/u निकाला था। लेकिन किसी को कुछ याद है? नहीं याद है? क्या याद है? मैंने बताया था, थोड़ा सा अंतर समझ में आ रहा है? वहाँ पर मैंने दर्पण में यहाँ पर -v/u बताया था, नहीं बताया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं। तो इस तरह से अगर इन दोनों को हम एक साथ ले लें, इन दोनों को अगर हम एक साथ ले लेंगे तो m i/u v/u ये हो जाएगा। और इससे हम रेखीय आवर्धन की गणना करेंगे। ये याद रखना, गोलीय दर्पण में जब आवर्धन निकालते हैं तो m बराबर -v/u है, और यहाँ लेंस में m बराबर v/u है। बस इतना सा फर्क है। अब देखिए, अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई दी गई है तो आप केवल इतना लिखिए, m बराबर i/o, इससे निकल जाएगा। और प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति दी गई है तो आप इतना लिख दीजिए, तब इसको लिख दीजिए m बराबर v/u। और अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति के बीच में कुछ ऐसा संबंध, ऐसा मान लो आपको न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें प्रतिबिंब की लंबाई आ रही, वस्तु की लंबाई आ रही, प्रतिबिंब की स्थिति आ रही है और वस्तु की स्थिति में से इनमें इन चारों में से कोई चीज़ पूछा गया तो आप ये लगाएंगे i/o = v/u। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई दी गई है और प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई और आवर्धन इनके बीच में ऐसा न्यूमेरिकल है जो इन्हीं के बीच में शामिल है तो आप ये लगाओगे। और अगर प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति और आवर्धन इनके बीच में केवल बात की गई है तो आप m बराबर v/u लगाओगे। लेकिन अगर प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति इनके बीच में ऐसी मतलब ऐसा न्यूमेरिकल है जो इनके बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है तो आप क्या लगाओगे? i/o = v/u। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ किताबों में आपने देखा होगा प्रतिबिंब की लंबाई को h' से दे दिया गया, वस्तु की लंबाई को h से दे दिया गया, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो m बराबर क्या हो जाएगा? h'/h। तो ये सब संकेत हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि आवर्धन होता क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब प्रतिबिंब की लंबाई को आप i से दिखाते हो, h' से दिखाते हो, या वस्तु की लंबाई को o से दिखाते हो या h से दिखाते हो, वो कोई चीज़ मैटर नहीं करता है। क्लियर हुआ ना? अच्छा बेटा, तो ये इतनी बात आप जान गए। रेखीय आवर्धन के विषय में एक सामान्य परिचय आपका हो गया। ठीक, आइए थोड़ा सा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के रेखीय आवर्धन पर हम थोड़ा सा आपको और स्पष्ट कर दें। इसको मिटा दूं? इसको मिटा दूं ना? चलिए ठीक है, थोड़ा मिटा देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको समझाने में मुझे ज़्यादा ठीक रहेगा। आइए, लेकिन यहाँ पर हम m = i/o ये मैं लिखूँगा, ठीक है ना। और इसमें m क्या है? लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्लियर हुआ ना? ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। कौन सा लेंस बना दिया मैंने? उत्तल लेंस बना दिया। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये क्या हुआ? f1। और ये क्या हो गया? 2f1 हो गया। आइए ढंग से देखो, और यहाँ पर f2 ले लिया,
ये मुख्य फोकस हो गया, 2F2 हो गया। हुआ क्लियर? ध्यान दीजिए, वस्तु को सामान्यतः हम कहाँ दिखाते हैं? बाईं ओर दिखाते हैं। वस्तु को कहाँ दिखाते हैं? बाईं ओर दिखाते हैं। चाहे हम अनंत पर दिखावें, चाहे 2F के पीछे दिखाएं, 2F पर दिखावें, 2F या F के बीच में दिखावें, F पर दिखावें या F और लेंस के बीच में दिखाएं। तो मैंने पीछे बात बहुत की है, क्लियर हुई ना? तो इसमें पहला प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दें F2 और इसको हटा के यहाँ पर 2F2, कोई दिक्कत नहीं ना। पहला प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। दूसरा प्रतिबिंब जब अनंत पर वस्तु होती है प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। 2F के पीछे होती है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। 2F पर होती है तो प्रतिबिंब यहाँ पर ही बनता है। और 2F और F1 के बीच में होती है तो यहाँ पर बनता है। और नहीं तो फिर अगर F पर होती है, F1 पर होती है तो अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। पहले ये 5 स्थिति में, 5 स्थिति की हम बात करें, 1 से 5 स्थिति 1 to 5 इसकी बात करता हूँ। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। और आपको पता है 1 से 5 स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा बनता है, नहीं बताया? 6ठी स्थिति की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी अलग से करेंगे उसकी बात। तो जब उल्टा बनेगा तो ये बताइए, वस्तु ऊपर की ओर है तो इसकी लंबाई धनात्मक में होगी और ये नीचे, ये देखिए नीचे 5 स्थिति में नीचे बनती है ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक। और ये भी अनंत पर बनेगा तो भी ऋणात्मक, उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये हाईली डिमिनिश्ड बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, आप सेम साइज बनता है, इनलार्ज बनता है, हाईली इनलार्ज बनता है, अत्यंत छोटा, छोटा बराबर आकार का, बड़ा अत्यंत बड़ा। बताया नहीं बताया? हालांकि बड़े छोटे पर हम बाद में बात करेंगे, पहले चिन्ह पर बात करते हैं, ठीक है? तो अब ये बताओ बेटा, m बराबर I/O होता है तो I कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की ओर नापी जाएगी तो ये ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी, है कि नहीं है? और वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर नापी जाएगी, धनात्मक होगी। नहीं समझे? तो फिर आवर्धन क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो उत्तल लेंस से 1 से 5 स्थिति में, उत्तल लेंस में 1 से 5 स्थिति में, उत्तल लेंस भी लिख दूं, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस स्थिति 1 से 5 में आवर्धन ऋणात्मक होगा। और आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो आप जानिएगा कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। आवर्धन ऋणात्मक होने का मतलब, आवर्धन ऋणात्मक होने का मतलब कि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर है ना? वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब नीचे की ओर है। वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब नीचे की ओर है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। बात क्लियर? तो एक लाइन में अगर हम जानना चाहें तो क्या कहेंगे? उत्तल लेंस में 1 से 5 स्थिति में आवर्धन ऋणात्मक होता है। और आवर्धन जब ऋणात्मक होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। बात क्लियर है? हाँ, वस्तु ऊपर की ओर होगी तो प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा, और वस्तु नीचे की तरफ कर देंगे तो प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन जाएगा। उल्टा बनना है। बात क्लियर है ना? लेकिन अब आवर्धन के मान पर, ये तो चिन्ह की बात मैंने की, मान पर हम बात करते हैं। आइए बेटा ध्यान दो, 1 मिनट बड़ी आसानी से समझ सकते हो। m बराबर I/O होता है, नहीं होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यहाँ पर समझ लो, ये एक भिन्न है। m बराबर I/O, ये क्या है? एक भिन्न है। यही तो आवर्धन है, I/O। ये एक भिन्न है। I बटे वो, एक भिन्न ही तो हुई। और भिन्न का अंश क्या है यहाँ पर? I, प्रतिबिंब की लंबाई। और हर क्या है? वस्तु की लंबाई। भिन्न पढ़ा है 2/3 हैं, 4/5, ये सब तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर वेरिएबल ले लिया गया, I/O ले लिया गया। क्लियर? आप एक बात जानते होंगे, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, एक बात जानते होंगे, अगर अंश कम होता है और हर ज़्यादा होता है, अंश कम हो हर ज़्यादा हो, तो ऐसी भिन्न का मान 1 से कम आता है। अगर अंश ऊपर का अंश कम है और हर ज़्यादा है तो ऐसी भिन्न का मान 1 से कम होता है। और अंश और हर दोनों बराबर होते हैं तो भिन्न तब कट जाएगा। मान लो 5 ये है, 5 ये, 5 का 5,
4 ये है, 4 है, 4 का नंबर 4। अगर अंश और हर बराबर है तो कट जाएगा तो 1 आएगा। लेकिन अगर अंश ज़्यादा हो जाए और हर कम हो जाए तो भिन्न का मान 1 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये बताइए, यहाँ पर वस्तु जो है बड़ी है, क्या है, और प्रतिबिंब छोटा बना है। प्रतिबिंब की लंबाई, ध्यान देना है जरा सा, 1 मिनट जरा सही कर लें थोड़ा सा इसके सापेक्ष। क्लियर, ठीक है, अब हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? ढंग से देखो भाई, ढंग से देखोगे आसानी समझ में आ जाएगा। अगर अंश कम है, हर ज़्यादा है तो भिन्न का मान 1 से कम होगा। अंश हर दोनों बराबर है तो भिन्न का मान 1 होता है। अंश ज़्यादा है, हर कम है तो भिन्न का मान 1 से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा देखो, ये कम है ना, अंश कम है, इसमें भी अंश कम है, इसमें भी अंश कम है। यहाँ प्रतिबिंब छोटा बना है, अत्यंत छोटा बना है, यहाँ पर प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बना है, यहाँ पर छोटा बना है। तो यहाँ पर वस्तु की लंबाई से पहली और दूसरी स्थिति में, पहली स्थिति में जब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, दूसरी स्थिति में जब फोकस और F2 और 2F2 के बीच में बनता है, इन दो स्थितियों में प्रतिबिंब की लंबाई कम होती है, छोटी होती है। तो जब प्रतिबिंब की लंबाई ये छोटा होगा ना, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। क्या होगा, 1 से कम। किसमें, पहली और दूसरी स्थिति में। सबको समझ में आ रहा है ना? और तीसरी 1 से कम, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ज़रा देख लेना, समझने का ज़्यादा प्रयास करो। 1 से कम। और तीसरी स्थिति में क्या बताया मैंने, तीसरी स्थिति में वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई जितना लंबा वस्तु होता है उतनी लंबी प्रतिबिंब बनती है। तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। किसमें, तीसरी स्थिति में, तीसरी स्थिति में, थर्ड स्थिति में ना। और ठीक है ना, समझ रहे हैं? और आइए अब चौथी और पांचवी स्थिति में। चौथी में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, पांचवी में अत्यंत बड़ा बनता है। ठीक है ना? तो प्रतिबिंब की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो 1 से अधिक हो जाएगा। क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। किसमें, चौथी और पांचवी स्थिति में। क्लियर हुआ ना? चौथी और पांचवी स्थिति में 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? लेकिन इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बोलो, वास्तविक और उल्टा, तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। अब छठी स्थिति की बात करते हैं। छठी स्थिति में जिधर वस्तु होती है, ध्यान दीजिए, जिधर वस्तु होती है उधर की तरफ ही प्रतिबिंब बनता है और आभासी सीधा बनता है। क्या बनता है, चलो ऐसे बना दिया मैंने। क्लियर हुआ ना? छठी स्थिति में तो आपको पता होगा ना, ये 1 से 5 स्थिति, ये मैंने कर दिया। और 6th स्थिति, 6th केस में जब आपको पता है कि वस्तु कहाँ होती है, फोकस और लेंस के बीच में होती है, फोकस और लेंस के बीच में होती है, तो प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है। आभासी होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। आभासी, सीधा और बड़ा होता है। बात क्लियर? तो अब आप ये बताइए, आभासी होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा। चलो आभासी कर दिया इसको, आभासी को डॉटेड से दिखाते ना। तो अब हम पहले तो 6th केस में आवर्धन के चिन्ह की बात करेंगे। वस्तु भी ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब भी जब सीधा बनेगा तो ऊपर की ओर बनेगा। तो ऊपर की ओर इसकी भी दूरी धनात्मक होगी, इसकी भी दूरी धनात्मक होगी। ये दोनों धन में आएंगे, नहीं आएंगे? तो दोनों धन में आएंगे। तो 6th केस में जो आवर्धन हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि वस्तु भी ऊपर की ओर और प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर। क्लियर? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा प्रतिबिंब का बनने का मतलब कि अगर मैंने पेन ऐसे रखी है, इसका हेड ऊपर की तरफ है, तो प्रतिबिंब का भी हेड ऊपर की ओर बनेगा। तो क्लियर हुआ ना? तभी तो सीधा होगा। तो ये है, ठीक है, ये मान लो वस्तु है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी की लंबाई ऊपर की ओर नापी जाएगी, वस्तु की भी ऊपर की ओर नापी जाएगी। धन क्या हो जाएगा, धनात्मक हो गया। लेकिन अब आवर्धन के मान की बात करें, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, तो क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, बड़ा। तो प्रतिबिंब की लंबाई अधिक है और वस्तु की लंबाई कम है। वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बना है। प्रतिबिंब जब बड़ा बनेगा तो अंश ज़्यादा हो जाएगा। अंश ज़्यादा हो जाएगा तो भिन्न का मान 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर? 1 से अधिक हो गया। क्लियर हुई बात? नहीं समझ में आई? 1 से अधिक हो जाएगा। क्लियर? तो एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आवर्धन ऋणात्मक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उत्तल लेंस की बात कर रहा हूँ। आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और आवर्धन अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब
सीधा और आभासी बनेगा। लिख दूं क्या, लिख दूं यार, समझा दिया आप कितना लिखें, ठीक है ना। आभासी सीधा बनेगा। और दूसरी बात आप क्या याद रखोगे, उत्तल लेंस के लिए आवर्धन एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा प्लस में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा माइनस में भी हो सकता है। अगर वास्तविक उल्टा बन रहा है तो एक से ज़्यादा माइनस में हो जाएगा, है ना, इस केस में, चौथी पांचवी केस में। और अगर आभासी सीधा बन रहा है तो प्लस में हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई हो तो हम अवतल लेंस का भी बता दें। क्लियर हो गई ना। आइए आ जाओ बेटा, ठीक है, मिटाता हूँ इसको। ओके, आइए ध्यान दीजिए, अवतल लेंस, ठीक है ना। अवतल लेंस के आवर्धन की बात मैं अब करने जा रहा हूँ। अवतल लेंस की क्या विशेषता होती है, किनारे पर मोटा, बीच में पतला। एक मिनट, F2 और 2F2 ध्यान दें, F1 और चलो 2F1। क्लियर। आपने इसमें देखा है अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की स्थिति मैंने आपको बताई थी कि वस्तु अगर अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अनंत से अगर हम धीरे धीरे अवतल लेंस की ओर लाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस से लेंस की ओर शिफ्ट होता जाता है कि नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वस्तु को कहीं पर भी रखो, जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा। ना 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 ना, इसमें कहाँ बड़ा बनता है, छोटा बनता है, भूल गए। क्लियर हुआ ना। ये बनेगा, वस्तु को हम थोड़ा और इधर ले आएंगे तो प्रतिबिंब थोड़ा सा हो सकता है कि ये जो बना था इससे इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन वस्तु से छोटी, और वस्तु को थोड़ा और शिफ्ट कर देंगे तो ये देखिए, है ना, थोड़ा और बड़ी हो जाएगी, लेकिन वस्तु से छोटी रहेगी और आभासी रहेगा, सीधा रहेगा। क्या रहेगा, आभासी रहेगा, सीधा। हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर। तो अब इसके आवर्धन की अगर हम बात करें, इसके आवर्धन की बात करें, लिख दूं, इसके आवर्धन की अगर हम बात करें तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब भी सॉरी, यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया, प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर, प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर और वस्तु भी ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर नापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो ये भी धन में होगी, इसकी प्रतिबिंब की लंबाई भी धनात्मक होगी, बोलो। और वस्तु की लंबाई, ये वस्तु भी ऊपर की ओर, ये भी धनात्मक होगी। तो आवर्धन क्या आएगा, आवर्धन धनात्मक, सदैव धनात्मक आएगा, क्योंकि इससे जब भी प्रतिबिंब बनता है तो सीधा बनता है, धनात्मक आएगा। और आवर्धन धनात्मक होने का मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी और सीधा। अभी उत्तल लेंस वाले में छठी दशा में भी मैंने बताया था, हो गया ना, आवर्धन धनात्मक। अब कोई पूछता है आवर्धन धनात्मक क्यों है, तो आप क्या कहोगे कि इसमें वस्तु की भी ऊपर की ओर होगी, प्रतिबिंब भी, चूँकि सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर ही बनेगा, और ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक होती है। क्लियर हुई। आगे आइए, ये हो गया। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, आंकिक मान कितना होगा, तो आप यहाँ पता है आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। तो प्रतिबिंब इसमें हमेशा छोटा बनेगा, क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा वस्तु की, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। प्रतिबिंब छोटा बनने का मतलब है कि वस्तु की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई कम होगी, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा कम होगी, वस्तु की लंबाई हमेशा ज़्यादा होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी अंश कम होगा और हर ज़्यादा होगा, और अंश कम हो हर ज़्यादा हो तो ऐसे भिन्न का मान क्या होता है, एक से कम, एक से कम होता है, ठीक है ना। तो सदैव एक से कम होगा, सदैव क्या होगा, एक से कम होगा। क्लियर हुआ ना। अब अगर अंतर करो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर करो, तो उत्तल लेंस में जब आवर्धन धनात्मक होता है, उत्तल लेंस में जो भी पीछे मैंने बताया था, उत्तल लेंस में जब आवर्धन धनात्मक होता है तो उसका आवर्धन एक से अधिक होता है, और अवतल लेंस में आवर्धन तो सदैव धनात्मक होता है और आवर्धन एक से कम होता है। क्यों, हमेशा एक से कम होगा, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है
और हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। क्लियर हुआ ना, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो एक लाइन में अगर हम जाने तो ऐसे कह सकते हैं उत्तल लेंस का आवर्धन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। 5 केस में ऋणात्मक, 6ठे केस में धनात्मक, और अवतल लेंस का आवर्धन हमेशा धनात्मक। एक बात। नंबर दूसरी बात, उत्तल लेंस का आवर्धन 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, और अवतल लेंस का आवर्धन हमेशा 1 से कम होगा। क्लियर हुई बात। और अगर आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, और आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको पता हो, आवर्धन कभी कह दिया जाए कि 1 है, कहीं पर भी आपको सुनने में मिल जाए कि आवर्धन 1 है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है। जैसे समतल दर्पण का हम निकालें, क्या निकालें, समतल दर्पण, आप जानते हो समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है, तो उसका आवर्धन 1 आ जाएगा। क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और अगर कहा जाए कि आवर्धन 1 से कम है तो तुरंत आप जान जाओगे कि इसमें प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और कहा जाए आवर्धन 1 से अधिक है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिर प्रतिबिंब इसमें बड़ा बनेगा। अब बात क्लियर हो गई, आवर्धन अच्छी तरह से समझ में आ गया। ओके।